इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय। अब इस वाले जो अध्याय है इसमें एक संभाषा हुई है। जो संभाषा का जो टॉपिक है वो है रस। ठीक है, रस के ऊपर संभाषा, रस संख्या विषयक संभाषा परिषद। इसका मतलब क्या है कि रसों की संख्या कितनी है, इसके विषय पर ये संभाषा की गई है। ठीक है, कौन से आचार्य ने कितने रस माने हैं, इसमें ये डिबेट है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट होती है कि एकम एव रस एवं इति भद्रकाव्यम। तो भद्रकाव्य आचार्य हुए, उन्होंने बोला है कि रस तो एक होता है। ठीक है, अभी बस आपको इतना याद रखने कि भद्रकाव्य ने रस एक माना। तो एक रस के पक्ष में जो बताया है वो भद्रकाव्य ने बताया। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने देखो क्या लिखा है, सा पुनर्उदक उदक अन्य, ये जल से अभिन्न है, जल से अलग है। ठीक है, सॉरी ये लिखा है कि जल से अभिन्न है, अर्थात जल और रस एक ही है, जल से अभिन्न नहीं है। इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो जल से भिन्न आएगा। तो ध्यान रखना है, जल से अभिन्न है, यानी कि जल और रस एक ही वस्तु को मानते हुए इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि भद्रकाव्य ने कि रस एक ही होता है। ठीक है, दूसरे आचार्य शाकुंतल, इन्होंने बोला कि दो रस, रस दो होते हैं। ठीक है, और दो रसों के नाम क्या बताए इन्होंने, छेदनीय और उपशमनीय। छेदनीय और उपशमनीय। नेक्स्ट असर है मौदगल्य पारिक्ष। मौदगल्य पूर्णाक्ष करके दिया हुआ है। इन्होंने रसों के तीन प्रकार बताए। रस तीन होते हैं, कौन कौन से, हमने दो तो पढ़ लिए, छेदनीय और उपशमनीय, और इन्होंने तीसरा जोड़ दिया इसमें, साधारण। ठीक है, आगे आचार्य हिरणाक्ष, इन्होंने चार रस बताए, और इन्होंने चार रसों के नाम दिए कि स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर। ठीक है, नीचे लिखे हुए हैं, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, आस्वादु हितकर और अस्वादु हितकर। ये चार प्रकार के आचार्य हिरणाक्ष ने रस बताए। पांच रस कुमारसुरा भारद्वाज, कुमारसुरा भारद्वाज ने पांच रस बताए हुए हैं। कुमारसुरा भारद्वाज का आप नाम एक डिबेट में और पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे ना, जब सारी रिस्तान। ठीक है, सारी रिस्तान के समय भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये जनरली के पांच भौतिक चीज़ों को मानते हैं, जो पंच महाभूत हैं उसमें पांच महाभूत जो बताए हुए हैं उनको ही इन्होंने रस माना है। तो देखो भौम, औदक, आग्नेय, वायव और अंतरिक्ष, ये बोलते हैं कि जिस महाभूत की प्रधानता होगी रस में, उसके अकॉर्डिंग उनके नाम दे दिए गए। नेक्स्ट वायुर्विद, तो वायुर्विद ने छह रस माने। ठीक है, वायुर्विद ने छह रस तो माने, परंतु वो छह रस नहीं माने जो हम पढ़ते हैं, तो ये विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, ये छह रस कौन से हैं, ये उनके गुणों के आधार पर बताए हुए हैं। तो देखो गुरु, गुरु का विपरीत लघु, शीत, शीत का विपरीत उष्ण, स्निग्ध, स्निग्ध का विपरीत रुक्ष। इस तरह से इन्होंने छह रस बताए हुए हैं वायुर्विद में। तो वायुर्विद के भी इंपॉर्टेंट है, रस तो छह ही हैं परंतु नाम उन्होंने अलग दिए हुए। उसके बाद निमि, वैधे और निमि, इन्होंने सात माने। सात कैसे माने कि छह रस जो हम पढ़ते हैं वो तो छह रस हैं ही, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, एक एक्स्ट्रा माना है साथ में क्षार। ठीक है, तो क्षार को रस किसने माना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन निमि विदे, इन्होंने क्षार को रस माना। ठीक है, उसके बाद बड़िस धामार्गव, इन्होंने रस आठ माने। ठीक है, रस आठ माने हुए इन्होंने। ठीक है, जो छह रस हमने बताया वो तो छह रस है ही हैं। ठीक है, एक क्षार मान लिया इन्होंने एक्स्ट्रा, और एक अव्यक्त मान लिया। क्षार और अव्यक्त को इन्होंने एक्स्ट्रा मान लिया। ठीक है, तो देखो क्षार के आपको दो 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 मालूम चल गया, क्षार को रस किसने माना है, एक तो इससे पहले विधि और निमेय ने माना। ठीक है, एक इन्होंने धामार्गव ने माना,
एक और आप लिख लीजिए क्षारित, अब हारित, सॉरी, हारित, आचार्य हारित जो थे उन्होंने भी क्षार को रस माना हुआ है। ठीक है, तो पहला आंसर अगर करना पड़े तो हारित करना। ठीक है, एक आंसर अगर इसमें से टिक करना पड़े तो हारित बेस्ट आंसर है इसमें से, कि हारित ने क्षार को रस माना है क्योंकि उन्होंने अलग से वर्णन किया हुआ है इसका। ठीक है, उसके अलावा बड़िस दामार्ग और निमि ने भी क्षार को रस माना हुआ है। ठीक है, अब देखो कांकायन, कांकायन ने अपरिसंख्य बोला रसों को, इस रसों की संख्या अपरिसंख्य है। ठीक है, अब लास्ट में इनका कंक्लूजन निकाला कि सभी डिबेट में कि भाई ये ऐसे काम नहीं चलेगा, लास्ट में एक मत देना पड़ेगा। उस मत दिया पुनर्वसु आत्रेय ने, और पुनर्वसु आत्रेय ने बोला कि रस कितने हैं, रस 6 होते हैं, सड़ेव रसा। ठीक है, और वो जो हम पढ़ते हैं मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय, ये 6 रस वही रस हैं। ठीक है, तो 6 रस किस किस ने माने, पुनर्वसु आत्रेय ने माने, और एक आपका वायोर्विद ने माने। ठीक है, वायोर्विद ने भी 6 रस माने, परंतु उसने गुण अलग अलग बताए, वो गुणों के आधार पर रसों के नाम दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, ये जो रस हैं किसने कितने माने हैं और कौन कौन से माने। अब देखो एक रस पक्ष का खंडन, ये बोल रहे हैं कि जो हमने इन्होंने बताया कि काव्य ने, भद्र काव्य ने रस एक माना, वो एक रस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक रस तो क्या है, रस जो जल है, योनि उदकम, जो जल है वो रस की योनि है। ठीक है, उसको रस से और जल को अलग नहीं मान रहे वो, जबकि वो ऐसा होता नहीं है, वो अलग अलग माना है, उसका खंडन करने के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, फिर देखो दो भेद बताए थे, छेदनीय और उपशमनीय। ठीक है, उनके बारे में बोला है कि ये तो क्या है, छेदन और उपशमन क्या है, ये तो उसके कर्म है। ठीक है, रस के कर्म बताए हुए हैं। ठीक है, और साथ में साधारणतः भी ये मिश्री भाव है, दोनों कर्मों का अगर मिला दिया जाए तो ये मिश्री भाव, मिश्रित भाव हो गया, तो ये भी आपका रस नहीं माने जा सकते, ये तो कर्म है रसों के। इस तरह इसका खंडन कर दिया गया। आगे देखो चार पक्ष का खंडन, चार पक्ष के खंडन में हमने एक बताया था स्वादु असाधु। स्वादु और असाधु तो हमारी रुचि के अनुसार हम बोलते हैं इन चीज़ों को, कि हमारी रुचि रुचि हो रही है किसी खाने में तो वो स्वादु हो गया हमारे लिए, अगर रुचिकर नहीं है हमारे लिए तो वो असाधु हो गए। जबकि हितकर और अहितकर क्या है, ये उस रस के प्रभाव हैं। ठीक है, इस तरह से इसका खंडन कर दिया गया। अब पंच महाभूत के आधार पर बताए थे, तो पंच महाभूत, ये तो पंच महाभूत जो हमारे बताए हुए हैं उनके आधार पर बताए हुए हैं, तो एक्चुअल में ये तो महाभूत का एक उसमें पार्ट है। ठीक है, ना कि पूरी तरह से रस है, तो इस तरह से इसका भी खंडन कर दिया गया। तो पंच महाभूत विकार त्वग आश्रय। ठीक है, पंच महाभूत विकार के स्वरूप द्रव्यों के आश्रयभूत हैं, अर्थात द्रव्य आश्रय है और रस आश्रय है। और पंचमहाभूत का जो पार्ट बताया है वो भी एक्चुअल में पार्ट किसका है, वो द्रव्य का पार्ट है। ठीक है, वो रस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका खंडन कर दिया गया। 6 रसों का खंडन। ठीक है, तो इसमें बताए थे गुरु लघु ऐसे करके गुण बताए थे, ये तो उन रस जो हैं और जो द्रव्य है, ठीक है, उनका एक तरीका का गुण हुआ। ठीक है, ये रस नहीं है, ये तो उसके गुण हुए, एक्चुअल द्रव्य के जो गुण हुए उनको इन्होंने शो कर दिया, इसलिए इसका खंडन कर दिया गया। ठीक है, लास्ट बोला कि सातवें में हमने जो रस क्षार नामक जो रस बताया हुआ है उसके लिए क्षरणात् क्षारा ना अशो रसा द्रव्यम अनेक रसम उत्पन्नम अनेक रसम। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो क्षार रस है वो अनेक द्रव्यों के, अनेक रसों के मिलने से बना है। ठीक है, एक्चुअल में जब क्षार का आप रस देखोगे तो ये कटु लवण भूइष्टम, कटु और लवण युक्त होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें कटु लवण तो प्रधान है परंतु बाकी रस भी होते हैं। इसका मतलब ये सभी रसों के मिलने से बना है, एक्चुअल में ये रस नहीं है, इसलिए इसका खंडन कर दिया गया। परंतु ये इंद्रियों से ग्राह्य है। ठीक है, इंद्रियों से ग्राह्य होने की वजह से
और इसका संस्कार होने की वजह से इसको शामिल कर लिया गया। इतना बात करके इसको खंडन कर दिया गया। ठीक है, एक ये अव्यक्ति भाव। अव्यक्ति भाव क्यों बोल रहे कि रस की अव्यक्तता, तो रस के प्रकृतिभूत जल में है या अनुरस में है। तो रस जो जल है वो उसका अभिव्यक्ति कैसी होती है, उसकी अनुरस के रूप में होती है। ठीक है, तो इस आधार पर इसको अव्यक्तता को भी खंडन कर दिया गया। और छह रस को मानने जो बताया हुआ है वो तो हम मानते ही हैं अभी भी कि रस छह ही होते हैं। तो अल्टीमेट उन छह रसों के अलावा बाकी चीजों को खंडन कर दिया गया। ठीक है, एक लास्ट में अपरिसंख्य रस पक्ष का खंडन। इसका खंडन भी इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अपरिसंख्य क्यों माने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि गुण कर्म संस्कार इनकी आपस में मिलने की वजह से इनके अपरिसंख्य भेद हो सकते हैं। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता ना। आश्रय गुण कर्म संस्कार आदि भावों की विशेषता में अगणित होने पर रसों का भेद अगणित होता है, यह कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि इन छह आदि रसों में एक एक भी आश्रय विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, स्वाद विशेष और संस्कार विशेष भावों के भेदों के अगणित होने के कारण आश्रय करता है। तो ये कोई खास बात नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, बस ये ध्यान रखो अपरिसंख्य का भी खंडन कर दिया गया। देखो, अग्रे तु यावत् द्रव्यम भेदम अभिप्रेत्यम किंचित किंचित भी श्यामम सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम। ये लाइन आपका ध्यान रखना कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे। ठीक है, ये लाइन पूछी जाती है, ये लाइन कहाँ पे बताई हुई है, तो ये अध्याय नंबर 26 में बताई हुई है। इसका मतलब क्या है कि सर्वद्रव्य पंचभौतिक होते हैं। ठीक है, सभी द्रव्य में पंचभौतिक होते हैं। आगे लिखा है कि तत्चेतना वानम अचेतनम च। ठीक है, तो चेतन और अचेतन ये दो भेद हमने किस चीज के बताए थे, ये कारण द्रव्य के बताए हुए थे। ठीक है, द्रव्य दो प्रकार के बताए, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। सॉरी, ये जो भेद है वो कार्य द्रव्य के हैं। तो कार्य द्रव्यों के दो भी बताए थे, चेतन और अचेतन। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सर्व द्रव्य पंचभौतिकम, ये हम कार्य द्रव्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्य द्रव्यों में बोला है कि सभी जो कार्य द्रव्य हैं या फिर द्रव्य हैं वो पंचभौतिक होते हैं, और उनको हमने आगे डिवाइड कर दिया चेतन और अचेतन। ठीक है, और तस्य गुणा उनके गुण कितने होते हैं कार्य द्रव्यों के, वहाँ हमने 41 गुण फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, गुण कितने पढ़े थे, 41। उनको हमने चार भागों में डिवाइड किया, उन्हीं के बारे में बोल रहा है कि तस्य गुणा शब्दादियों, ठीक है, गुरवादियों। ठीक है, ऐसे करके उनको गुण पढ़े। और कर्म पंचविधम भवन आदि भी, और इनके 5 कर्म होते हैं। ठीक है, भवन आदि भी जो कर्म है, भवन विरेचन, ये इनके 5 कर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो एक संभाषण डिबेट का पार्ट था। यहाँ से ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इन्होंने द्रव्य के बारे में बताया हुआ है कि द्रव्य जो है वो द्रव्य क्या है, और द्रव्य के गुण होते हैं, द्रव्य के कर्म होते हैं, द्रव्य को कैसे डिवाइड किया हुआ है। अब देखो, ये जो द्रव्य है हमने बोला कि पंचभौतिक द्रव्य है, तो द्रव्य को 5 भागों में इन्होंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो, पार्थिव द्रव्य, आप्य, आग्नेय, वायव और आकाश। ठीक है, ये 5 आपके द्रव्य हो गए। ठीक है, अब इसमें से इनके गुण कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता देता हूँ आपको, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, और कुछ याद करने का कोई तरीका है तो वो मैं आप बता देता हूँ। ठीक है, देखो, पार्थिव गुण में मैक्सिमम मैक्सिमम आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, बस एक ध्यान रखना आपको, विशद वाले पे थोड़ा सा जोर दे। ठीक है, विशद पार्थिव का गुण बताया। ठीक है, नेक्स्ट आप पे मैं आपको इसमें कुछ नहीं देखना, उपक्लेद इसने बंद, इस बंद को ध्यान, बंद और प्रहार।
ठीक है। आग्नेय के आप पता चल जाएंगे, प्रभाव, प्रकाश, वर्ण सब आग्नेय के लगते हैं। देखो विशद फिर आ गया आपका, आग्नेय में भी विशद आ गया, विशद को याद रखो। और विशद यहाँ भी आ गया आपका वायव में। ठीक है, 3 जगह विशद आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए गिलानी। ठीक है, विचार, ये वायु के कर्म है, वायव द्रव्यों के। ठीक है, गिलानी, विचार और एक आप संलक्षण, आकाश का संलक्षण, इन तीनों को तो याद रखना है। ठीक है, और एक ही बंद को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर इनको अगर महभूत माने, अग्नि, एक मैं लिख देता हूं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसमें आप देखो ये 3 जो है ऊपर के, इसमें एक गुण कॉमन है, सूक्ष्म गुण। ठीक है, तो ऐसे ही इसको टेबल बना लेना आप, इसमें तीनों में सूक्ष्म गुण कॉमन है। ठीक है, ऐसे ही नीचे जो बचे जल और पृथ्वी, उसमें आपका एक मंद गुण कॉमन। ठीक है, आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा। ऊपर वाले 3 में सूक्ष्म गुण कॉमन था और नीचे 2 में मंद गुण कॉमन है। ठीक है, ऐसे ही देखो फिर बचा आपका ही आकाश और जल। केवल आकाश और जल में एक गुण कॉमन है, वो है आपका मृदु। और विशद हमने बताया था, विशद गुण आपके किस किस में कॉमन है, पृथ्वी में, एक आपका आग्नेय में और एक वायव। ठीक है, तो पृथ्वी में, वायव में और एक आपका आग्नेय में, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको ये मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी, और जो मैंने बताए हैं यहाँ इम्पोर्टेंट, इनको तो आपको हमेशा याद ही रखना है। ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये बात।